नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बीए का जो सिलेबस है आपका, उसमें सेकेंड सेमेस्टर ज्योग्राफी के अंतर्गत जो सिलेबस है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम था मानव पर्यावरण संबंध, यानी ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। ये दोस्तों मानव भूगोल की हम सीरीज चला रहे हैं। उसमें हमने जो पिछले टॉपिक पर बात की थी उसी टॉपिक से संबंधित हम आगे बात करते हैं आपसे, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मानव पर्यावरण संबंध के अंतर्गत कुछ विचारधाराएं आई, जिनमें हमने 4 विचारधाराओं पर आपको बताया था: नियतिवाद, संभववाद, नौनिश्चयवाद और संभाव्यवाद। तो चलिए उन्हीं विचारधाराओं में हम पहली विचारधारा पर बात करते हैं, जिसका नाम है नियतिवाद। इसे निश्चयवाद भी कहते हैं और इसे पर्यावरणवाद यानी कि डिटर्मिनिज्म और इन्वायरमेंटलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नियतिवाद। नियतिवाद या निश्चयवाद या पर्यावरणवाद, भूगोल में कई प्रकार के द्वैतवाद का विकास हुआ। इनमें नियतिवाद बनाम संभववाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, द्वैतवाद का मतलब ये है कि भूगोल को अलग अलग संप्रदायों ने अलग अलग अध्ययन माना। जैसे किसी ने माना कि जो भूगोल है वो भौतिक तत्वों का अध्ययन है, तो किसी ने माना कि मानवीय तत्वों का अध्ययन है। उसी प्रकार किसी ने माना कि नियतिवाद का अध्ययन है, तो किसी ने माना संभववाद का अध्ययन है, ठीक है। तो कई महत्वपूर्ण द्वैतवाद का विकास हुआ। यह द्वैतवाद भूगोल के विषय वस्तु से संबंधित है। यूरोप में जब आधुनिक भूगोल का विकास हुआ तो जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने नियतिवादी दृष्टिकोण को अपनाया। दोस्तों, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि नियतिवादी दृष्टिकोण अपनाने वाले किस देश के विद्वान थे, तो वो जर्मनी के थे, ठीक है। और आपको दोस्तों पहले भी बताया गया है कि आधुनिक भूगोल के जो संस्थापक थे, या आप इन्हें पिता भी कह सकते हो, उनका नाम है हम्बोल्ट और रिटर। हम्बोल्ट और रिटर आधुनिक भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि नियतिवाद का अर्थ क्या है, यानी नियतिवाद का तात्पर्य। भूगोल में प्रकृति की सर्वश्रेष्ठता यानी प्रकृति की श्रेष्ठता को महत्वपूर्ण मानता है नियतिवाद। ये दोस्तों की पॉइंट है आपका, ये आपको याद ही रखना है कि जो नियतिवादी विचारक हुए उन्होंने माना कि मानव की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब किसके द्वारा निर्धारित होती हैं, वो प्रकृति के द्वारा, क्योंकि इन्होंने प्रकृति को श्रेष्ठता प्रदान की है, यानी सर्वशक्तिमान इन्होंने प्रकृति को माना है। तो ये चीज़ आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है। जर्मन विद्वानों के विरुद्ध फ्रांस में संभववाद का उदय हुआ। यहाँ हमने अभी बताया कि जो नियतिवाद के समर्थक थे वो जर्मन विद्वान थे, लेकिन दोस्तों जो संभववाद के समर्थक हैं वो फ्रांस के विद्वान हैं। कहाँ के? फ्रांस के, ठीक है। फ्रांसीसी विद्वान भूगोल में मानव के अध्ययन पर अधिक जोर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो जर्मन विद्वान थे वो किसको महत्व देते थे? प्रकृति को महत्व देते थे, ठीक है। लेकिन जो फ्रांस के विद्वान थे उन्होंने मानव को महत्वपूर्ण माना, यानी कि मानव को सर्वशक्तिमान या श्रेष्ठता प्रदान की, ठीक है। वही आपका था संभववाद। इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी और फ्रांस में भूगोल में विषय वस्तु को लेकर द्वंद्व छिड़ गया। द्वंद्व मतलब दोस्तों विरोध होने लगा। जर्मनी वालों का कहना था कि भूगोल की विषय वस्तु नियतिवाद होगी, तो फ्रांस वालों का कहना था विद्वानों का कि भूगोल की विषय वस्तु मानवीय दृष्टिकोण होगा। और ये जो विरोध यानी द्वंद्व था वह द्विविभाजन का रूप धारण कर लिया।
कालांतर में यानी कि भविष्य में ग्रिफिथ टेलर महोदय के नवनियतिवाद, या कह सकते हैं दोस्तों भविष्य में जो ग्रिफिथ टेलर थे उन्होंने नियतिवादियों और संभववादियों की आलोचना की और तार्किक तरीके से नवनियतिवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि नवनियतिवाद की संकल्पना किसने दी थी, तो वो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दी थी। और ये नवनियतिवाद क्यों आया था, नियतिवाद और संभववादियों की आलोचना के फलस्वरूप आया था। तो नवनियतिवाद में उन्होंने बताया कि नियतिवाद और संभववाद दोनों अलग अलग पहलू नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात नियतिवाद और संभववाद को नियतिवाद बनाम संभववाद के रूप में देखा जाने लगा। ठीक है, चलिए और चर्चा करते हैं डिटेल से। नियतिवाद या निश्चयवाद या पर्यावरणवाद, इसके दोस्तों जनक आपको याद रखना है। इसके जनक जो हैं वो हैं फ्रेडरिक रैटजेल, जो कि जर्मनी के थे। ठीक है, चूँकि नियतिवाद के समर्थक जर्मन विद्वान ही थे, उनमें जो प्रमुख नाम आता है फ्रेडरिक रैटजेल का आता है। यानी नियतिवाद या निश्चयवाद या पर्यावरणवाद के जनक फ्रेडरिक रैटजेल थे। ठीक है, भूगोल में मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन हेतु अनेक पद्धति एवं वैचारिक संप्रदायों का विकास हुआ। यानी मानव और पर्यावरण के संबंध को लेकर के कई संप्रदाय और पद्धतियां विकसित हुई। उनमें से एक निश्चयवादी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो निश्चयवादी क्या है, एक पद्धति है जो किसका अध्ययन करती है, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। भूगोल में द्वितीय विश्व युद्ध तक निश्चयवादी विचारधारा का प्रभाव बना रहा। आपको पता है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला। तो जब तक द्वितीय विश्व युद्ध चला तब तक निश्चयवादी विचारधारा का बोलबाला रहा। ठीक है, निश्चयवादी विचार का तात्पर्य क्या है, समय का इतिहास, सभ्यता, जीवन शैली, संस्कृति एवं राष्ट्र की सभी धारणाएं पर्यावरण के द्वारा निर्धारित व संचालित होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कोई भी चीज़ है, चाहे संस्कृति हो, सभ्यता हो, जीवन शैली हो, राष्ट्र की धारणाएं हैं, वो सब कौन निर्धारित और संचालित करता है, तो पर्यावरण। पर्यावरण को हम प्रकृति भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी प्रकृति के अनुसार ही सब कुछ संचालित होता है। अगर हम नियतिवादी सिद्धांत की बात करें तो आप क्या है इसका सिद्धांत, तो नियतिवादी संकल्पना मानव को एक निष्क्रिय अभिकर्ता या मोम का पुतला मानता है। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि जो नियतिवाद है वो मानव को कोई महत्व नहीं देता है, वो इसके निष्क्रिय प्राणी मानता है। और कैसा मानता है, मोम का पुतला मानता है, जिस पर भौतिक तत्व, भौतिक तत्व मतलब पर्यावरण के तत्व या प्रकृति के तत्व, ठीक है, जिस पर भौतिक तत्व क्रियाशील रहते हैं और उसके व्यवहार तथा निर्णय लेने की जो प्रवृत्ति को भी नियंत्रित करते हैं। यानी जो मानव है वो एक निष्क्रिय प्राणी मानता है नियतिवाद, और मानता है कि वो मोम के पुतले के समान है और प्रकृति जैसा चाहती है उसे बनाती है, यहाँ तक कि उसके व्यवहार और निर्णय को भी प्रभावित करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि नियतिवाद या निश्चयवाद के समर्थन में कुछ तर्क दिए गए विद्वानों के द्वारा। तो वो कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने नियतिवाद या निश्चयवाद को सही साबित किया या सही बताने की कोशिश की। तो नियतिवाद की सर्वप्रथम व्याख्या करने का जो कार्य है वो यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं ने किया। ठीक है, यूनानी, इसे दोस्तों आप ग्रीक के नाम से भी जानते हैं। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूनान की राजधानी क्या है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रोमन का मतलब है दोस्तों, आपको पता है कि जो रोम है वो इटली की राजधानी है। ठीक है, तो इसी का नाम पड़ा रोमन। तो नियतिवाद की जो सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले विद्वान थे वो यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ता थे।
इसके अलावा हिप्पोक्रेट्स यानी कि रोमन और यूनानी भूगोलवेत्ताओं में वो कौन कौन विद्वान थे, तो हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, यूथीडेट्स और जोनोफोन प्रमुख रूप से जाने जाते हैं जिन्होंने नियतिवाद का समर्थन किया। इन भूगोलवेत्ताओं ने बताया कि भौगोलिक अवस्थिति, पर्यावरणीय अनुकूलता के कारण ही एथेंस नगर को पूरी दुनिया में विशिष्ट महत्व प्राप्त है। आपको पता है दोस्तों, जो यूनान का एक शहर था एथेंस, वह पूरी दुनिया में विशिष्ट स्थान रखता था। वो किन कारणों से? भौगोलिक अवस्थिति और पर्यावरणीय अनुकूलता के कारण। आगे देखते हैं विद्वानों ने क्या क्या कहा है इसके बारे में। हिप्पोक्रेट्स, इन्होंने अपनी पुस्तक एक वायु, जल और स्थान, ये इनकी पुस्तक का नाम है, में बताया है कि मानवीय अधिवास वायु, जल और स्थान के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। यानी मानव जो अपना अधिवास या घर बनाता है वो वायु, जल और स्थान के द्वारा निर्धारित होते हैं। उन्होंने आगे बताया कि नील नदी घाटी क्षेत्र में सघन जनसंख्या इसलिए पाई जाती है, सघन मतलब बहुत अधिक लोग रहते हैं, पाई जाती है कि वहाँ कृषि कार्य के लिए मानव तथा अधिवास के लिए जल, वायु और स्थान काफ़ी अनुकूल है। ठीक है, तो आपको पता है जल, वायु और स्थान ये सभी प्राकृतिक तत्व हैं और ये प्राकृतिक तत्व अनुकूल हैं कहाँ पर? नील नदी की घाटी में, इसीलिए ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर रहती है। यहाँ पर दोस्तों बता दें कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है यानी लॉन्गेस्ट रिवर जो है आपकी, वो नील नदी ही है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नील नदी की कुल लंबाई कितनी है। ओके, इसके बाद अरस्तु के बारे में बात करते हैं कि अरस्तु ने नियतिवाद के बारे में क्या कहा है। अरस्तु महोदय ने बताया कि शीत प्रदेश, शीत मतलब ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाले जो निवासी हैं वो साहसी होते हैं। यानी अरस्तु ने बताया कि जो ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं वहाँ के लोग कैसे होते हैं? साहसी होते हैं। और जो उष्ण प्रदेश में रहते हैं यानी गर्म प्रदेश में रहते हैं, वहाँ के निवास करने वाले निवासी आलसी और डरपोक होते हैं। ठीक है, शीत प्रदेश के निवासी हमेशा शासक होते हैं। अब शासक क्यों हैं? क्योंकि वो तो साहसी हैं बहुत ज़्यादा, तो शासक होंगे। और उष्ण प्रदेश के निवासी शोषित होते हैं। अब वो शोषित क्यों हैं? क्योंकि एक तो आलसी हैं और ऊपर से डरपोक भी हैं, इसलिए वो शोषित हैं। ठीक है, इसी कारण से नियति यानी प्रकृति के द्वारा शोषित एवं शासक वर्गों का निर्धारण होता है। ठीक है, आप भी जानते हैं दोस्तों कि जो यूरोपीय देश हैं आपके जितने भी, वो सभी शीत प्रधान देश हैं, यानी कि वहाँ पर सर्दी अच्छी खासी होती है। और इन्हीं यूरोपीय देशों ने, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए ऐसे देशों में जहाँ पर गर्मी होती थी। अब गर्मी होती है तो वहाँ के लोग आलसी और डरपोक होते थे और ये तो साहसी होते थे, इसलिए ये इन पर राज करते थे। यानी शासक शीत प्रधान प्रदेश वाले हुए और जो शोषित वर्ग हुआ वो गर्म प्रदेशों वाले हुए। ठीक है, रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रेबो, इन्होंने बताया कि ढाल, उच्चावच और जलवायु ये सभी प्रकृति प्रदत्त हैं, यानी प्रकृति के द्वारा दी गई हैं और ये तीनों ही कारक मिलकर मानव की जीवन शैली को विकसित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी इन्होंने प्रकृति की सर्वोच्चता ही स्वीकार की। इसके बाद आता है मध्ययुगीन यानी मध्य युग। मध्ययुगीन चिंतकों में बोल्डिंग, मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि मानवीय अधिवास और उसके कार्यकलाप का निर्धारण भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चावच और मृदा के द्वारा ही निर्धारित होता है। यानी बोल्डिंग और मॉन्टेस्क्यू ने भी भौतिक तत्वों को ही अधिक महत्व दिया था। मॉन्टेस्क्यू ने यहाँ तक बताया कि उपरोक्त तीनों कारकों के द्वारा मानवीय संस्कृति भी निर्धारित होती है। और वह तीनों कारक कौन कौन से थे? यहाँ पे आपको बताया गया है, जलवायु, उच्चावच और मृदा। इसके बाद निश्चयवादी विचार के विकास में अरब भूगोलवेत्ता
अल बरूनी, अल मसूदी, इब्न हाकल, अल इदरीशी, इब्न खालदून ने भी अपने विचार स्पष्ट किए। यानी ये विद्वान भी नियतिवाद के समर्थक थे। अल मसूदी कहते हैं कि उत्तर भारत का अध्ययन करके बताया था। यानी अल मसूदी भारत आए थे और उन्होंने उत्तर भारत का अध्ययन किया और बताया कि जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भूमिगत जल स्तर उपलब्ध है, यानी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ के जो लोग हैं हमेशा प्रसन्नचित्त और विनोदपूर्ण रहते हैं। यानी हंसमुख लोग होते हैं। कहाँ के? जहाँ पर भूमिगत जल स्तर ऊपर है। और ये कहाँ का बताया था उन्होंने? उत्तर भारत का। अब आप उत्तर भारत के बारे में देख सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सभी आपके उत्तर भारत के राज्य हैं। तो यहाँ पे भूमिगत जल स्तर ऊंचा है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया था उन्होंने। विनोदपूर्ण होते हैं और जबकि जो शुष्क प्रदेश हैं वहाँ के निवासी काफ़ी असंतुलित होते हैं। ठीक है, इसके बाद जर्मन भूगोलवेत्ता हुए कांट महोदय ने बताया, यानी जर्मन भूगोलवेत्ता कांट ने बताया कि उष्ण प्रदेश यानी जो गर्म प्रदेश हैं वहाँ के निवासी सुस्त और भीरू, भीरू मतलब दोस्तों होता है डरपोक, ऐसा अरस्तु महोदय ने भी बताया था। ठीक है, हिप्पोक्रेटस ने भी बताया था। तो इन्होंने भी बताया कि उष्ण प्रदेश के निवासी सुस्त और भीरू, जबकि शीत प्रदेश के निवासी साहसी और प्रतिज्ञ होते हैं। आधुनिक भूगोल में नियतिवादी चिंतन के विकास में जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट के कॉसमॉस, यानी दोस्तों ये कॉसमॉस पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है? हम्बोल्ट के द्वारा। इसके बाद अर्डकुंडे एक पुस्तक है जो लिखी गई है रिटर, यानी कार्ल रिटर के द्वारा। इन पुस्तकों का विशेष योगदान है। और अभी हमने बताया कि हम्बोल्ट और कार्ल रिटर आधुनिक भूगोल के क्या माने जाते हैं? पिता या संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इन दोनों विद्वानों ने न केवल प्रकृति की श्रेष्ठता को स्थापित किया वरन भौतिक भूगोल को ही एक मुख्य भूगोल माना। ठीक है, तो कार्ल रिटर महोदय कहते हैं ने यहाँ तक बताया कि मानव के शरीर की बनावट, शारीरिक गठन और स्वास्थ्य विभिन्न पर्यावरणीय विभिन्नता के कारण ही उत्पन्न होता है। यानी कि जो मानव का शरीर है, उसकी बनावट है, उसका गठन है और उसका स्वास्थ्य है, वह भी कहीं ना कहीं किसके द्वारा निर्धारित होता है? पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होता है। आप भी देखते हैं दोस्तों आज के समय में कि जब ठंड पड़ रही है अगर, ठीक है, ठंड से एकदम से गर्मी का मौसम आ जाता है, यानी गर्मी पड़ने लगती है, तो आपको पता है कि लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा बीमार होने लगते हैं। तो यहाँ पे कौन निर्धारित कर रहा है? प्रकृति ही निर्धारित कर रही है। यानी मनुष्य का स्वास्थ्य प्रकृति पर निर्भर करता है। हम्बोल्ट महोदय कहते हैं कि पर्वतीय प्रदेश के लोगों की जीवन शैली मैदानी क्षेत्र के निवासियों की जीवन शैली से भिन्न होती है। जाहिर सी बात है कि पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का खान पान, रहन सहन, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति सब कुछ अलग होता है। और वहीं मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भी चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों तत्व आपके प्राकृतिक हैं, यानी पहाड़ प्राकृतिक है, मैदान भी प्राकृतिक है, तो ये दोनों निर्धारित कर रहे हैं इंसान की जीवन शैली को। डार्विन महोदय डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी डार्विन महोदय की पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, यानी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी प्रस्तुत किया और इसमें बताया कि जीवों के उद्विकास मतलब दोस्तों उनके विकास की प्रक्रिया, जीवों के उद्विकास की प्रक्रिया को प्राकृतिक कारण ही निर्धारित करते हैं। जो जीव प्रकृति के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं वे जीवित रह पाते हैं और जो अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाते उन्हें प्रकृति परित्याग कर देती है। ठीक है,
कहने का मतलब दोस्तों ये है, मान लीजिए कि एक कुत्ते के जो बच्चे होते हैं, आप देखते हैं 5 या 6 बच्चों को जन्म देता है एक कुत्ते। अब आप उसमें देखते हैं कि ये जो 5 और 6 होते हैं, इनमें सभी बच्चे जीवित नहीं रहते। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल इस जानवर का दिया। अगर आप दूसरे जानवरों में भी जाएं तो जानवर कई सारे बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन सभी जीवित नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उन पर डार्विन महोदय ने जो बताया, ये नियम काम करता है कि जो अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं वो तो जिंदा रह पाते हैं, और जो अनुकूलन स्थापित नहीं करते, प्रकृति उनका परित्याग कर देती है या उन्हें मार देती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मार देती है, इसे ही हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी सर्वोत्तम की उत्तरजीविता। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। डार्विन महोदय के सिद्धांत से प्रभावित होकर रैडजेल महोदय ने, रैडजेल आपको अभी बताया नियतिवाद के पिता हैं ये, रैडजेल महोदय ने नियतिवाद के स्थान पर पर्यावरणवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। अगर आपसे कोई पूछता है कि नियतिवाद की संकल्पना किसने दी, वो भी रैडजेल ने दी थी, और इसके स्थान पर पर्यावरणवाद की संकल्पना किसने दी थी, वो भी रैडजेल महोदय ने ही दी थी। ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। नियतिवाद की संकल्पना के तहत मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रकृति के समस्त घटकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि जो नियतिवाद है उसके अंतर्गत हम प्रकृति के समस्त घटकों का अध्ययन करते हैं कि मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन जो दोस्तों पर्यावरणवाद है, इसके तहत प्रकृति के कुछ निश्चित घटकों का, यहाँ पे दोस्तों समस्त घटक थे, यहाँ पे कुछ निश्चित घटकों के प्रभाव का ही विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, यानी पर्यावरण के कुछ निश्चित घटकों का अगर अध्ययन किया जा रहा है तो वो पर्यावरणवाद है, और अगर समस्त घटकों का अध्ययन किया जा रहा है तो वो नियतिवाद है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पारिस्थितिक वैज्ञानिक बक्कल, ये बक्कल महोदय थे जो पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक इंग्लैंड में सभ्यता का इतिहास, ये पुस्तक है इंग्लैंड में सभ्यता का इतिहास, किसकी? बक्कल महोदय की, नामक पुस्तक में मानवीय कार्यों का निर्धारक प्रकृति को माना और बताया कि धन का संग्रह तथा उसका वितरण इत्यादि भी जलवायु और मृदा जैसे कारकों पर निर्भर करता है। यानी यह भी नियतिवाद के ही समर्थक थे। इसके अलावा जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हुए जिनका नाम है लेप्ले, यह नाम आपको याद रखना है, लेप्ले, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जिसका नाम था प्लेस वर्क फॉक। ये नाम आपको याद रखना है, कंसेप्ट है ये प्लेस वर्क और फॉक, ये लेप्ले महोदय ने दिया था जो कि फ्रांस के थे। यानी स्थान, कार्य और लोक परंपरा या संस्कृति की संकल्पना नामक संकल्पना का विकास किया, जिसमें उन्होंने बताया कि स्थान कार्य को निर्धारित करता है और कार्य लोक संस्कृति को निर्धारित करता है। ठीक है, यानी जो स्थान है यानी प्लेस है वो वर्क का निर्धारण कर रहा है यानी कार्य का, और जो वर्क है वो लोक संस्कृति को निर्धारित कर रहा है। इसी तरह लेमोलिन महोदय ने बताया कि समाज का सौंदर्यीकरण वातावरण के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ठीक है, कई अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने भी नियतिवादी संकल्पना का समर्थन किया, जैसे डेविस महोदय इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है ज्योग्राफिकल एसे। क्या नाम है? ज्योग्राफिकल एसे नामक पुस्तक में भूदृश्य के विकास पर जलवायु जैसे कारकों को महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, इसके अलावा एक और विद्वान हुई हैं जिनका नाम है सैम्पुल। कुमारी सैम्पुल ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट यानी भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, इस पुस्तक में अनेक प्रकार के तथ्यों से नियतिवाद का इन्होंने समर्थन किया। इन्होंने बताया, इस पुस्तक में बताया है
कि मानव को धरातल की उपज, ये दोस्तों सेंटेंसेस आपको याद रखने होते हैं, कि मानव को धरातल की उपज किसने बताया? तो कुमारी सैमपुल महोदय ने बताया। ठीक है। और उन्होंने यह भी कहा कि मानव मोम का पुतला है। मानव मोम का पुतला, ये किसने कहा था? ये भी सैमपुल ने कहा था। इसे प्रकृति जब चाहे तब चुटकियों में मसल सकती है। ठीक है, यानी प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह सैमपुल को नियतिवाद का कट्टर समर्थक माना जाता है। इसकी पुस्तक नियतिवाद के समर्थन में लिखी गई अंतिम पुस्तक थी। क्या नाम था? इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटिश भूगोलवेत्ता मैकिंडर, चिसोल्म, हर्बर्टसन, रॉबर्ट मिल, बोमेन जैसे भूगोलवेत्ताओं ने भी नियतिवाद का समर्थन किया। गैडिस महोदय ने बताया कि न्यून पोषण से ग्रसित मनुष्य को मलेरिया की बीमारी अधिक होती है। जैसे भारत के शाकाहारी लोग पोषण युक्त भोजन कम करते हैं, जिससे उनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है। फलतः उनमें मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं, जबकि मांस खाने वाले मनुष्यों में मलेरिया की बीमारी कम होती है। दोस्तों ये उन्होंने अपने समय में कहा था, लेकिन आज के समय में ये सब चीज़ें लागू नहीं होती हैं। इस नियतिवाद की दोस्तों अगर कुछ विद्वानों ने समर्थन किया तो जाहिर सी बात है कि कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की होगी। तो देख लेते हैं इनकी आलोचनाएं। कुछ विद्वानों ने यह कहा कि नियतिवाद एक पक्षीय विचार प्रस्तुत कर रहा है। एक पक्षी मतलब जिसमें केवल प्रकृति की भूमिका को ही बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया, यानी मानव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। OH स्पेट महोदय ने नियतिवादियों की आलोचना करते हुए कहा कि वातावरण अपने आप में अर्थहीन वाक्यांश है। बिना मानव के वातावरण का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी इन्होंने क्या किया? मानव को महत्वपूर्ण स्थान दिया। ठीक है, कि मानव के बिना वातावरण नहीं है। हार्टसोन महोदय ने नियतिवाद की आलोचना करते हुए कहा कि इस संकल्पना को पूर्णतः त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह मानव और प्रकृति को अलग करता है। नियतिवादी संकल्पना के सबसे बड़े आलोचक संभववादी भूगोलवेत्ता हुए, जिनमें फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता सबसे प्रमुख थे। आपको ऊपर भी बताया था कि जो संभववादी विचारधारा थी वो फ्रांसीसी विचारधारा थी। ठीक है, जबकि जो नियतिवादी विचारधारा थी वो जर्मन विचारधारा थी। तो उन्हीं फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं में एक प्रमुख हुए जो ब्लास महोदय। इनका पूरा नाम है वाइडल डी ला ब्लास, ये पूरा नाम है इनका। ठीक है, तो इन्होंने आलोचना करते हुए नियतिवाद की कहा कि प्रकृति ज़्यादा से ज़्यादा सलाहकार की भूमिका निभा सकता है, ना कि निर्णयकर्ता हो सकता है। ठीक है, यानी इनका कहना था कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, निर्णय लेने की शक्ति तो इंसान के पास ही है। ब्रून्स महोदय ने नियतिवाद की आलोचना करते हुए कहा कि मानव दिन दहाड़े पृथ्वी के गर्भ से खनिज पदार्थों को निकाल रहा है और प्रकृति मौन बनी रहती है। ठीक है, यानी इन्होंने भी मानव को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया। ठीक है, अगर निष्कर्ष रूप में कहा जाए कि कुछ विद्वानों ने इसका समर्थन किया और कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना की, तो निष्कर्ष हम क्या दे सकते हैं कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नियतिवादी संकल्पना के कई कट्टर आलोचक हुए, फिर भी नियतिवाद के विरोध में ही संभववादी संकल्पना का अभ्युदय हुआ। फलतः नियतिवाद बनाम संभववाद नामक द्वैतवाद की शुरुआत हुई, जिसके फलस्वरूप भूगोल के विषय वस्तु को विस्तृत आयाम देने में काफ़ी मदद मिली। यानी नियतिवाद और संभववाद में जो विरोध हुआ उसका सबसे अच्छा परिणाम क्या हुआ कि उसने भूगोल की विषय वस्तु को विस्तृत आयाम दिया। ठीक है,
और दोस्तों यहाँ पे हम बता दें कि मानव पूर्णतः प्रकृति पर राज नहीं कर सकता। आप भी जानते हैं कि अगर किसी बड़े क्षेत्र में मरुस्थल है तो इस मरुस्थल को हम मैदान में नहीं बदल सकते। ठीक है, तो मनुष्य की कुछ अभी भी सीमाएं हैं, वो प्रकृति को पूर्णतः दरकिनार नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। ठीक है, इस वीडियो का जो दोस्तों PDF है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई विचारधारा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।